हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज से हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। ये चैप्टर 4 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूल क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेस क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, जिसमें हम लोग बात करेंगे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस क्या होता है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है, मैनमेड रिसोर्सेस क्या होता है, उसके बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे फॉसिल्स क्या होता है और फॉसिल्स के हेल्प से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसका मैं डायग्राम बनाकर आपको बताऊंगा कैसे जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोल एंड इट्स यूजेज। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। कोल क्या होता है और उसका यूज क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्यूल क्या होता है, इसके बारे में। तो फ्यूल क्या होता है? ऐसा सबस्टांस जिससे एनर्जी निकलता है उसको हम बोलते हैं फ्यूल। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे फ्यूल। फ्यूल, ए फ्यूल इज ए सबस्टांस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट या एनर्जी। फ्यूल क्या होता है? अ फ्यूल इज अ substance that is used to produce energy या हीट। फ्यूल ऐसा सबस्टांस होता है जिसमें से एनर्जी निकलता है या हीट निकलता है। कब निकलता है? जब हम लोग इसको बर्न करते हैं, बाय बर्निंग। जब हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं तब क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। फ्यूल का एग्जाम्पल क्या है बताइए, क्या क्या है? जैसे लकड़ी है, कोल है, जिसके बारे में पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। फिर है केरोसिन है, गैस है, पेट्रोल है, ये सब क्या है? फ्यूल है। जैसे डीजल है, नेचुरल गैस है, डीजल नेचुरल गैसेस, ये सब क्या है? फ्यूल है। और ये सब रिसोर्स भी है जिससे क्या निकलता है? हीट निकलता है। तो ये सब क्या है? रिसोर्स भी है, रिसोर्सेस भी है। ये सब क्या चीज़ का रिसोर्स है? एनर्जी का रिसोर्स है, और इसे बर्न कराने पर हीट निकलता है। तो इसको नोट कर लीजिए। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल इज ए सबस्टांस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट या एनर्जी बाय बर्निंग। जब हम इसको बर्न करते हैं फ्यूल को तब हीट या एनर्जी निकलता है। और फ्यूल का एग्जाम्पल क्या है? वुड। जब हम इस वुड को बर्न करते हैं तब क्या निकलता है? हीट निकलता है। हीट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। जैसे कोल से क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। केरोसिन से क्या निकलता है? एनर्जी। गैस से क्या? एनर्जी। पेट्रोल से एनर्जी, डीजल से एनर्जी, नेचुरल गैस से एनर्जी। हो गया इतना? अब ये जो रिसोर्सेस इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। रिसोर्सेस को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ऐसा रिसोर्स जो नेचर में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, और ऐसा रिसोर्स जो हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं उसको बोलते हैं मैनमेड रिसोर्स। रिसोर्सेस दो टाइप के हैं। सबसे पहला नेचुरल रिसोर्सेस और सेकेंड कैसा है? मैनमेड रिसोर्सेस।
मैन मेड रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? ऐसा रिसोर्स जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, जैसे एयर कहाँ प्रेजेंट है? नेचर में, तो नेचुरल रिसोर्स है। वाटर कहाँ प्रेजेंट है? नेचर में, तो नेचुरल रिसोर्स है। और जैसे मैनमेड रिसोर्स क्या है? जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक का एक बॉटल आप लीजिएगा, वो कैसा है? मैनमेड है, वो भी एक तो रिसोर्स ही है, तो वो क्या है? मैनमेड रिसोर्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे नेचुरल रिसोर्स। हेडिंग लगाइए नेचुरल रिसोर्स। फर्स्ट टाइप का रिसोर्स, द रिसोर्सेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। द रिसोर्सेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ऐसा रिसोर्स जो नेचर से ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। कोई दिक्कत नहीं। नोन एज नेचुरल रिसोर्सेस, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल क्या है? एयर, वाटर, हवा, पानी, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स का। जैसे मिट्टी है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब कैसा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है, मीन्स नेचर में प्रेजेंट होता है। जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, सब कैसा है? नेचुरल रिसोर्स है। फ्रूट भी तो नेचर में ही पाया जाता है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। द रिसोर्सेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेस। एग्जाम्पल क्या है? एयर, वाटर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, फ्रूट, वेजिटेबल, etc। रिसोर्सेस कितना अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्स कितना अवेलेबल है, उसके आधार पर हम लोग नेचुरल रिसोर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल। चलिए, कितना रिसोर्स अवेलेबल है नेचर में, उसके आधार पर हम लोग नेचुरल रिसोर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल, नेचुरल रिसोर्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। मैनमेड रिसोर्स के बारे में हम लोग थोड़ी देर में अभी पढ़ेंगे, पहले हम लोग नेचुरल रिसोर्स के बारे में ही पूरा पढ़ लेते हैं। नेचुरल रिसोर्स कितने टाइप में हम लोगों ने क्लासिफाई किया? दो टाइप में। सबसे पहला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, और सेकंड है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्स दो टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, कितना अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या है। ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो कि अनलिमिट अमाउंट में अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल। कितना अमाउंट में? अनलिमिट। जैसे एयर, हवा कभी खत्म होगा? नहीं होगा। पानी खत्म होगा? नहीं होगा। तो वो क्या है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। और ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो कि हमारे नेचर में फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। जैसे फॉरेस्ट, एग्जाम्पल इसका क्या है? कोल है,
पेट्रोलियम है, फॉरेस्ट है, ये सब क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अगर हम लोग कोल का हमेशा यूज करते चले गए देन पूरा खत्म हो जाएगा। फॉरेस्ट का भी इवन हम लोग हमेशा कटिंग करते गए तो पूरा फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो वो कैसा है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। फॉरेस्ट हम लोग लगा भी सकते हैं फिर भी ये एग्जॉस्टिबल है, क्यों है उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डालिए इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। चलिए पहले इसका डेफिनेशन सुनिएगा, डेफिनेशन ध्यान से सुनिए। ऐसा रिसोर्स जो कि अनलिमिट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन अनलिमिट अमाउंट इन नेचर। द रिसोर्सेज व्हिच आर प्रेजेंट इन अनलिमिट क्वांटिटी इन नेचर, प्रेजेंट इन अनलिमिट क्वांटिटी इन नेचर। ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो कि नेचर में अनलिमिट अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड एंड are not likely to be exhausted। एग्जॉस्टेड मतलब खत्म होना। ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो कि कभी खत्म नहीं होगा उसको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अनलिमिट अमाउंट में प्रेजेंट होता है नेचर में एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, वो कभी खत्म नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इसका एग्जाम्पल क्या, जल्दी बोलिए। सनलाइट, सनलाइट कभी खत्म होगा नहीं होगा। वाटर H2O कभी खत्म होगा नहीं होगा। एयर नहीं होगा, एयर नहीं होगा, वाइंड नहीं होगा, etc। ठीक है, आ गया समझ में इतना? नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए प्रॉपर अच्छे तरीके से। फिर अब हम लोग बात करते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, ऐसा रिसोर्स जो कि लिमिट अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर इसका हम लोग यूज करना बंद नहीं करेंगे, अगर यूज लिमिट अमाउंट में नहीं करेंगे देन वो एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग कोल पेट्रोलियम के साथ अभी कर रहे हैं, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। क्या होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ऐसा रिसोर्स जो कि हमारे नेचर में लिमिट है, लिमिट इन नेचर, लिमिट इन नेचर। ऐसा रिसोर्स जो कि हमारे नेचर में लिमिट है, अनलिमिट नहीं है, ये लिमिट अमाउंट में प्रेजेंट है एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी। अगर हम लोग उसका यूज हमेशा करते चले गए, अगर ह्यूमन बीइंग उस रिसोर्सेज का हमेशा यूज करते चला गया देन एक दिन वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट हो जाना मतलब एक दिन वो खत्म हो जाएगा। आर कॉल्ड एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। एग्जाम्पल क्या है एग्जॉस्टिबल का, कोल, पेट्रोलियम,
फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का भी अगर हम लोग कटिंग करते चले गए देन एक दिन वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिनरल्स भी हो सकता है और भी बहुत सारा है, जैसे नेचुरल गैस एक्सेट्रा। अगर इसका हम लोग हमेशा यूज करते रह गए देन वो एक दिन खत्म हो जाएगा। फॉरेस्ट हम लोग लगाते बहुत कम है, बट कटिंग बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, जिसके कारण फॉरेस्ट भी खत्म होने के कगार पर है। बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट का कटिंग होता है। जब डिफॉरेस्टेशन में पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा कितना अमाउंट में कटिंग हो रहा है और कितना ज़्यादा प्लांटेशन, कितना कम प्लांटेशन हो रहा है और कितना ज़्यादा कटिंग हो रहा है। जब डिफॉरेस्टेशन में पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। ओके, इसको भी नोट कीजिए अच्छे से। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? ऐसा रिसोर्स जो कि हमारे नेचर में अनलिमिट है। एग्जॉस्टिबल जो कि लिमिट है। हो गया। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, कर लिए इतना नोट? एक क्वेश्चन है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स को हम लोग रिन्यू कर सकते हैं क्या? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स को हम लोग क्या रिन्यू कर सकते हैं? बताइए, जल्दी आंसर दीजिए। इसको हम लोग फिर से बना नहीं सकते हैं। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स जो होता है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ये होता है नॉन रिन्यूएबल। कैसा होता है? नॉन रिन्यूएबल। ये कैसा होता है? नॉन रिन्यूएबल। इसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोल एक बार खत्म हो गया देन फिर से कोल को बनने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा समय लगेगा। इवन हम लोग फॉरेस्ट का कटिंग कर दिए तो फिर से फॉरेस्ट जितना कटिंग हुआ उतना फॉरेस्ट लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी कारण से इसको नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है। रिन्यूएबल मतलब फिर से इसको हम लोग लगा नहीं सकते हैं, रिन्यू नहीं कर सकते हैं जल्दी से। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। इवन फॉरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। अगर नेचुरल गैस खत्म हो गया फिर भी इसको रिन्यू होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कैसा है? नॉन रिन्यूएबल। कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में? कोई दिक्कत नहीं। कैन नॉट बी रिप्लेस विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है? कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। ये भी शामिल कर लीजिए। मतलब बहुत जल्दी से इसको हम लोग फिर से रिन्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे आप पूरा हम लोग कोल खत्म कर लिए और सोचेंगे कि 100 ईयर्स में फिर से कोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोल को फॉर्मेशन होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर। तो कैन नॉट बी रिप्लेस विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पूरा हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर दिए और सोचेंगे 10 साल में पेड़ फिर से लगा ले, तो ऐसा नहीं होगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर आता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ये कैसा है? रिन्यूएबल है या नहीं? बताइए। ये रिन्यूएबल है। कैसे है रिन्यूएबल? बताइए। इसको हम लोग फिर से रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा बनते रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे पानी कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा रिन्यू होते रहता है। जैसे एयर कभी खत्म नहीं होगा, वो कैसा है? इनएग्जॉस्टिबल है। तो हम लोग कह सकते हैं वो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा, इनएग्जॉस्टिबल। दोनों को सिनोनिम्स के तौर पर यहाँ पर यूज कर दिया गया है। आ गया समझ में? हो गया। नेचुरल रिसोर्स के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं मैनमेड रिसोर्स के बारे में। ऊपर का रब कर दूं? चलिए,
हेडिंग लगाइए मैनमेड रिसोर्सेस। ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं उसको बोला जाता है मैनमेड। अब सेकेंड आ गया मैनमेड रिसोर्सेस। क्या होता है मैनमेड रिसोर्सेस, जल्दी बताइए। डू नॉट ऑकर इन द नेचुरल वर्ल्ड, द रिसोर्सेस विच डजंट ऑकर इन द नेचुरल वर्ल्ड, डू नॉट ऑकर इन द नेचुरल वर्ल्ड, डू नॉट ऑकर इन द नेचुरल वर्ल्ड। ऐसा रिसोर्स जो कि हमारा नेचुरल वर्ल्ड है उसमें नहीं पाया जाता है। मैनमेड रिसोर्स क्या हमारे नेचर में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। हम लोग नेचुरल रिसोर्स का यूज करके मैनमेड रिसोर्स बनाते हैं, ठीक है। वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ, इससे क्या मिलता है? ह्यूमन लाइफ को वैल्यू मिलता है, वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू होता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे प्लास्टिक बैग। अगर प्लास्टिक का हम लोग यूज नहीं करेंगे तब तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। जैसे किसी भी चीज़ को आप खरीद कर लाते हो तो प्लास्टिक के बैग में कैरी किया जाता है। ऐसे गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया प्लास्टिक को, बट फिर भी यूज हो ही रहा है। ओके, तो प्लास्टिक कैसा है? ह्यूमन लाइफ को वैल्यूएबल बनाता है, मतलब ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज में आता है। डू नॉट ऑकर इन द नेचुरल वर्ल्ड, ये हमारे नेचर में प्लास्टिक प्रेजेंट नहीं होता है, इसको हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं, जिसके बारे में आपको चैप्टर में पढ़ना सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक में। सिंथेटिक फाइबर जब मैं पढ़ाऊंगा देन वहाँ पर बताऊंगा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में कैसे प्लास्टिक बनता है उसके बारे में। तो प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल हो गया। और बताइए, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल बताइए। जैसे पेपर हो गया, फूड हो गया, फूड भी होता है। फूड जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो वो कैसा है? मैनमेड है। ऐसा नहीं है कि वो रोटी पेड़ से निकलता है, पेड़ से रोटी नहीं आता, वो मैनमेड है, हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं। भले ही नेचुरल रिसोर्स का यूज होता है बट वो मैनमेड है। फूड कैसा है? मैनमेड है। क्लॉथ कैसा है? मैनमेड है। कपड़ा, ये सब क्या है? मैनमेड है। क्लॉथ क्या चीज़ से बनता है? कॉटन से बनता है, सिल्क से बनता है, जिसके बारे में आप कभी पढ़ चुके होंगे क्लास 7th में। नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है। जैसे टीवी बनाना है, फ्रिज बनाना है, etc, ये सब क्या है? कैसा नेचुरल रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है? नहीं, सॉरी, मैनमेड रिसोर्स है। मीन्स ह्यूमन बीइंग बनाता है इसको, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। नोट कीजिए अच्छे से। कर लिया इतना नोट डाउन? आ गया समझ में नेचुरल रिसोर्स और मैनमेड रिसोर्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स क्या होता है? तो फॉसिल्स का मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल विच गॉट ब्यूरिड अंडर द रॉक्स, जो रॉक्स के अंदर दब जाता है उसी को हम बोलते हैं फॉसिल्स। जो रॉक के अंदर दब जाता है प्लांट और एनिमल्स, उसी को बोला जाता है फॉसिल्स। आ गया समझ में? कर दूँ पूरा अच्छे से? फॉसिल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए हेडिंग लगाइए फॉसिल्स। फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होता है? द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। फॉसिल्स क्या होता है? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। The remains of dead plants and animal which got buried under the rock, which got buried under the rock.
किसी भी कारण से वो रॉक के अंदर चला जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर एगो इसमें लगता है। कितना साल लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, नोन एज फॉसिल्स। फिर से पढ़िए डेफिनेशन। फॉसिल्स क्या होता है? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल विच गॉट ब्यूरिड अंडर द रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर एगो। मतलब 10 लाख साल से भी पहले जो प्लांट और एनिमल्स रॉक के अंदर में दब जाता है उसी को हम बोलते हैं फॉसिल्स। जो उसका बचा हुआ पार्ट रहता है उसी को बोला जाता है फॉसिल्स। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल विच गॉट ब्यूरिड अंडर द रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर एगो। 10 लाख से भी ज़्यादा साल पहले से जो रॉक के अंदर प्लांट और एनिमल दब जाता है उसका जो रिमेनिंग निकलता है उसी को बोला जाता है फॉसिल्स। हो गया? आ गया समझ में? फिर हम लोग एक टर्म और आता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोल जो निकलता है, कोयला, पेट्रोलियम निकलता है, सब रॉक के अंदर से ही निकलता है। पेट्रोलियम क्या होता है उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फ्यूल फॉर्म बाय द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। फ्यूल्स formed after the remains of dead plants and animals। जो डेड और प्लांट्स और एनिमल्स होता है उसका हम लोग फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। मीन्स इस फॉसिल का जब हम लोग फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं देन उसको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। are called as fossil fuels। एग्जाम्पल क्या है इसका? कोल एंड पेट्रोलियम, जो आपके इस बुक का चैप्टर नंबर 5 है और वो आपको आज पढ़ना है। तो यहीं से होता है कोल का शुरुआत। कोल क्या होता है? फ्यूल्स फॉर्म्ड आफ्टर द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। जो फ्यूल का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं जिससे एनर्जी मिलता है आफ्टर द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, उसी को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। आ गया समझ में? अब ये बात आता है कि कोल और पेट्रोलियम से हम लोग को एनर्जी कैसे मिलता है, कोल और पेट्रोलियम का हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोल का यूज कैसे किया जाता है। पेट्रोलियम का जब हम लोग पेट्रोलियम टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ पर बात करेंगे। तो आज क्या बात करना है? हाउ आर फॉसिल फ्यूल यूज। फॉसिल फ्यूल का कैसे यूज किया जाता है। ठीक है? अब एक नया हेडिंग लगाइए, हाउ आर फॉसिल फ्यूल यूज। फॉसिल फ्यूल का यूज हम लोग कैसे करते हैं। चलिए हेडिंग लगाइए, हाउ आर फॉसिल फ्यूल यूज। फॉसिल फ्यूल का क्या चीज़ में यूज किया जाता है ये तो सबको पता होगा। कोल का क्या चीज़ में यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने में। फॉसिल फ्यूल आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फॉसिल फ्यूल्स आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करवाने में। कैसे किया जाता है इसको आप एक डायग्राम के थ्रू समझिए। ठीक है? डायग्राम बनाऊं मैं। मान लीजिए यहां पर कुछ कोल रखा हुआ है ऐसा ऐसा। ये क्या है? कोयला है। देखिए फिर से बनाता हूं। कोयला रखा हुआ है। इसको कोयला को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। हीट करेंगे क्या निकलेगा? इससे एनर्जी निकलेगा, मतलब फायर निकलेगा। हीट किया जाता है।
कोयला को जलाया जाता है। इसके ऊपर में एक टैंक लगा होता है। कैसा टैंक होता है? वाटर का टैंक होता है। एकदम सिंपल डायग्राम से इसको हम लोग समझते हैं कैसे एनर्जी निकलता है फ्यूल से, एकदम सिंपल डायग्राम, ठीक है। तो इस कोल की हेल्प से वाटर को बॉयल किया जाता है। कैसे एनर्जी मिलता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कैसे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, मतलब कैसे निकलता है। कोल से हम लोग क्या किए? वाटर को हीट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। ब्लैक वाला क्या है? कोल है। और कोल को हम लोग क्या किए? बर्न करा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कोल बर्न हो रहा है। कोल क्या कर रहा है? बर्निंग है। फिर वाटर है, वाटर क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। वाटर क्या होगा? हीट होगा। उसके बाद क्या होता है? जब ये वाटर हीट होगा देन इसे क्या निकलेगा? वेपर निकलेगा। क्या निकलेगा? वेपर निकलेगा। तो वेपर को निकलने के लिए हम लोग ऐसा एक चेम्बर बना देते हैं। देखिए, एक मिनट। चलिए, पानी क्या हुआ? हीट हो रहा है और यहाँ पर एक चेम्बर बना दिए जिसके थ्रू ये गैस जो निकलेगा इससे वेपर निकलेगा। जो हवा निकलेगा, गर्म हवा, वो इसके थ्रू ऊपर से ऐसे जाएगा, ठीक है। गर्म हवा निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक लगा होता है टरबाइन। क्या लगा होता है? टरबाइन, जो रोटेट करते रहता है ऐसे ऐसे, उसी को हम बोलते हैं टरबाइन। जैसे होता है ना जनरेटर, कभी देखे हो जनरेटर जिससे इलेक्ट्रिसिटी निकलता है। जो पुराने मॉडल के जनरेटर आते थे जिसके हैंडल से ऐसे ऐसे चलाया जाता था, उस जनरेटर में एक राउंड सा बना होता है, ऐसा ऐसा लोहा का बना होता है, ऐसा बहुत मोटा सा, और वो गोल गोल ऐसे 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 लगातार घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है, तो उसी को बोला जाता है टरबाइन। तो वैसा ही एक टरबाइन इसमें लगा होता है। ये क्या है? टरबाइन है। ये क्या है? एक टरबाइन है। टरबाइन है। टरबाइन है। जो टरबाइन एक जनरेटर से फिक्स होता है। वहां पर जनरेटर क्या चीज से ऑपरेट होता है? जो जनरेटर यूज किया जाता है डेली लाइफ में, पहले यूज किया जाता था, अब तो पूरा उसी के अंदर में पैक होता है एक बॉक्स के अंदर में। बट जो पहले जनरेटर आता था उसमें हैंडल से उसको स्टार्ट किया जाता था और उसमें एक ऐसा टरबाइन लगा होता था और उसके आगे एक बॉक्स लगा होता था जहां से इलेक्ट्रिसिटी निकलता था। तो वैसा ही सेम अरेंजमेंट यहाँ पर होता है। यहाँ से गैस निकल रहा, गैस आया, गैस आया। जब गैस आएगा एकदम प्रेशर में गैस आता है और इसको रोटेट करवा देता है। ये जो है ये रोटेट होने लगता है, रोटेट होने लगेगा। ये क्या है? टरबाइन है। टरबाइन क्या होगा? रोटेट होगा। ये कैसा टरबाइन है? स्टीम टरबाइन है। मतलब ये भाप से चलने वाला टरबाइन है, भाप से चलने वाला। इससे जो वाटर से स्टीम आ रहा है उससे ये टरबाइन रोटेट करने लगेगा एकदम तेजी में। और ये क्या है? जनरेटर है। जनरेटर, यहाँ जनरेटर क्या होता है? जनरेट मतलब क्या होता है? जिससे कोई भी चीज़ जनरेट हो। तो यहाँ से क्या होता है? ये जैसे रोटेट करता है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जनरेटर मतलब इससे कुछ जनरेट हो रहा है। तो क्या चीज़ जनरेट होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी जाता है ट्रांसफार्मर में। क्या चीज़ में जाता है? एक सेकेंड बॉक्स में जाता है जो है ट्रांसफार्मर। ये क्या है? मान लीजिए ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आता है सबको। ट्रांसफार्मर में जा रहा है और इसके थ्रू वो जाएगा, जो इसका ग्रिड रहेगा वहां पर चला जाएगा जहां से अपना इलेक्ट्रिसिटी बटना है। जो ऐसा बना होता है ना टावर टाइप का, जिसे ग्रिड होता है, जिसके थ्रू हमारे घर पर लाइन आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, ठीक है। मान लीजिए ये है ग्रिड, ठीक है। आ गया समझ में? ये क्या है? ग्रिड है। इसके बारे में फिर से अब हम लोग अच्छे से लिखते हैं क्या क्या इसमें हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? कोल को गर्म किया। वाटर क्या हुआ? वाटर इसे
गर्म होने लगा, वाटर जैसे गर्म होगा इससे क्या निकलेगा, स्टीम निकलेगा। स्टीम से क्या हुआ, टरबाइन रोटेट करने लगा, टरबाइन इससे रोटेट करेगा और टरबाइन से एनर्जी कहाँ जाएगा, टरबाइन कहाँ से कनेक्ट है, जनरेटर से कनेक्ट है। टरबाइन किससे कनेक्ट है, जनरेटर से। इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, कहाँ जाएगा, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से ग्रिड में और सबके घर में पहुंच जाएगा। आ गया समझ में। फॉसिल से कैसे एनर्जी मिलता है, फॉसिल फ्यूल आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इससे क्या मिल रहा है बताइए, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इतना नोट कीजिए अच्छे से। ऊपर से थोड़ा सा रब कर दूं, फॉसिल फ्यूल आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। चलिए इसके आगे अब पॉइंट बनाकर लिखिएगा, आगे पॉइंट बनाकर लिखिए। फॉसिल फ्यूल आर बर्न इन पावर स्टेशन, पावर स्टेशन में क्या किया जाता है, फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड इन पावर स्टेशन, जो पावर स्टेशन होता है उसमें फॉसिल फ्यूल को बर्न कराया जाता है। फॉसिल फ्यूल आर बर्न इन पावर स्टेशन टू हीट वाटर, इससे क्या होता है, वाटर को हीट किया जाता है। साउंड जा रहा है प्रॉपर, क्या होता है, वाटर को हीट किया जाता है। हीट वाटर विच प्रोड्यूसेस स्टीम टू ड्राइव लार्ज टर्बाइन, which produces steam to drive large turbine। हाँ चलिए फिर से समझते हैं। फॉसिल फ्यूल आर बर्न इन पावर स्टेशन, पावर स्टेशन में बर्न किया जाता है टू हीट वाटर, पानी को गर्म करने के लिए। विच प्रोड्यूसेस स्टीम, पानी जब गर्म होता है तो उससे क्या चीज़ प्रोड्यूस होता है, स्टीम का प्रोडक्शन होता है। टू ड्राइव लार्ज टरबाइन, क्या चीज़ को रोटेट कराने के लिए, बड़ा जो ये टरबाइन है उसको रोटेट कराने के लिए। यहाँ से क्या निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है, स्टीम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ में। अब क्या हो रहा है, टरबाइन क्या कर रहा है, जनरेटर को ड्राइव कर रहा है। टरबाइन क्या कर रहा है, जनरेटर को चला रहा है। टरबाइन ये जो है ये क्या करा रहा है, ये जो जनरेटर है इसको ड्राइव करवा रहा है। टरबाइन ड्राइव्स और जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। टरबाइन ड्राइव्स अ जनरेटर, टरबाइन जनरेटर को ड्राइव करवा रहा है। टरबाइन ड्राइव्स अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। टरबाइन क्या कर रहा है, जनरेटर को ड्राइव कर रहा है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और देन फीड टू ग्रिड सिस्टम, और कहाँ चला जाता है, ग्रिड सिस्टम में, और हमारे घर पर बिजली पहुंच जाता है। मतलब कोल के बर्निंग से कैसे एनर्जी आया आपको समझ में आ गया, ग्रिड पर गया, पहुंच गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ इतिहास के बारे में बात करते हैं। कोल का फॉर्मेशन हुआ कैसे था बहुत अमाउंट में, उसके बारे में बात करते हैं, बहुत मजा आएगा, पूरा एक इतिहास है। ठीक है, चलिए पूरा स्टोरी है, ध्यान से सुनते जाइएगा कैसे कैसे हुआ। चलिए अब हेडिंग लगाइए, कोल कैसे बना, कोल इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कोल, ठीक है, तो ये मिलियंस ऑफ ईयर एगो फॉर्म हुआ।
मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये फॉर्म हुआ। ठीक है, इसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है फॉर्म होने में। ठीक है, रुक जाइए, ये वाला पॉइंट हम लोग सेकेंड में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, फिर से चलिए हेडिंग लगाइए, कोल। कोल को फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसको फॉर्म होने में। और जो हम लोग स्टोरी अभी सुनने जा रहे हैं वो स्टोरी है 300 मिलियन ईयर्स एगो का स्टोरी। ध्यान से सुनते जाइए, इसमें क्या क्या हुआ। बात है 300 मिलियंस ईयर एगो का। कितना? 300 मिलियंस ईयर्स एगो। 1 मिलियन में कितना साल होगा? 10 लाख। ये तो आपको सबको समझ में आता होगा, यूट्यूब पर है तो। ठीक है, तो 10 लाख इंटू 300, इतना साल पहले का बात है। 3000 मिलियन, 3100 साल पहले का बात है। ठीक है, 300 मिलियन ईयर एगो का बात है। जो हमारा अर्थ था इस पर डेंस फॉरेस्ट था, अर्थ पर डेंस फॉरेस्ट था, पूरा एकदम घना जंगल था, सारा जगह घना जंगल। और जो लो लाइंग वेटलैंड एरिया था, लो लाइंग वेटलैंड एरिया, वेटलैंड एरिया क्या होता है? ऐसा जगह जो भींगा होता है, मतलब दलदल वाला जगह। जो नीचे जो जगह था वो कैसा था? दलदल जगह था। तो वहां पर क्या हुआ? डेंस फॉरेस्ट था और वो जगह थोड़ा नीचे था, और उसमें थोड़ा भींगा हुआ जगह था और थोड़ा नीचे का जगह था, लोअर वाला प्लेस। इसमें क्या हुआ? बहुत हेवी बाढ़ आ गया, जैसे अभी भी बाढ़ आया हुआ है। क्या हुआ? फ्लडिंग हुआ। उसके बाद क्या हुआ? जो जंगल था वो सब नीचे दब गया। फॉरेस्ट ब्यूरिड अंडर सॉइल, फॉरेस्ट ब्यूरिड अंडर सॉइल, जो भी जंगल था सब मिट्टी के अंदर में दब गया। उसके बाद क्या हुआ? इसके ऊपर से और ज़्यादा सॉइल का डिपॉजिट हुआ। क्या हुआ? मोर सॉइल डिपॉजिट। उसके बाद इसके ऊपर और ज़्यादा मिट्टी का डिपोजिशन हुआ, मोर सॉइल डिपॉजिट। उसके बाद क्या हुआ? जो जंगल था वो और ज़्यादा कंप्रेस हो गया। क्या हुआ? जो जंगल था, फॉरेस्ट था, और ज़्यादा कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस होते होते वो बहुत नीचे चला गया। फॉरेस्ट जो था और ज़्यादा कंप्रेस हो गया। और जब ज़मीन के अंदर आप जाइएगा तो ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ज़मीन के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हाई टेम्परेचर होता है ज़मीन के अंदर। और ज़मीन के अंदर प्रेशर भी हाई होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और ज़मीन के अंदर प्रेशर भी हाई होता है। इतना पहले नोट कीजिए, फिर मैं इसके आगे ऊपर से कंटिन्यू करूं। उसके बाद क्या हुआ? जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर था तब क्या हुआ? जो डेड प्लांट थे वो कोल में कन्वर्ट हो गया। डेड प्लांट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तब क्या हुआ? डेड प्लांट्स स्लोली, धीरे धीरे करके ये कन्वर्टेड टू कोल, धीरे धीरे करके वो कोयला में बदलते चला गया, धीरे धीरे करके वो कोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल नोन एज कार्बोनाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोनाइजेशन क्या होता है। कर लिया इतना नोट डाउन? फिर से बता दूं, कोल मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं फॉर्म होने में। और एक हिस्ट्री हम लोग पढ़े थे, एक स्टोरी सुने। ये क्या है? हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। इसमें क्या हुआ? 300 मिलियन पहले का बात है, 300 मिलियन ईयर्स एगो का बात है। अर्थ पर डेंस फॉरेस्ट था, जो लो लेइंग वेटलैंड एरिया था, जो भींगा हुआ वाला जगह होता है, दलदली वाला जगह, उसमें क्या था? बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट था।
बाढ़ आया, उसके बाद क्या हुआ, जो भी फॉरेस्ट था सब नीचे दब गया, उसके ऊपर से और ज़्यादा सॉइल डिपॉजिट होते गया और वो नीचे दबते गया, फॉरेस्ट और ज़्यादा कंप्रेस होते गया, फॉरेस्ट क्या हुआ और ज़्यादा कंप्रेस होते गया और ज़्यादा होते गया। उसके बाद क्या हुआ, अंडर हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, उसके बाद डेड प्लांट धीरे धीरे करके कोयला में बदल जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कार्बोनाइजेशन क्या होता है। आ गया समझ में इतना? चलिए, हेडिंग लगाइए कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन, बोलू डेफिनेशन, ध्यान से सुनिएगा। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। द स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, डेड वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, जो वेजिटेशन मतलब वेजिटेबल्स मतलब प्लांट। द स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल नोन एज कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या होता है, द स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, धीरे धीरे करके जो डेड वेजिटेशन है वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल नोन एज कार्बोनाइजेशन। आ गया समझ में? एक क्वेश्चन मैं पूछूं, कोल कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल, सड़ा हुआ क्वेश्चन है, वाई? कोल को हम लोग फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। कोल को हम लोग फॉसिल फ्यूल को क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन है। आंसर क्या है, ये रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन है, मतलब ये प्लांट्स का रिमेनिंग पार्ट है, इसलिए बोलते हैं। कोई भी प्लांट का पार्ट जो कि जमीन के अंदर में दब जाएगा, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, वो कोल का फॉर्मेशन करा देगा। पेट्रोल कैसे बनता है वो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, हो गया। उसके बाद लिखना है तो लिख लीजिए, यूजेज ऑफ कोल, आसान सा टॉपिक है, 2 मिनट का है, यूजेज ऑफ कोल। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजेज ऑफ कोल, तो इसका सिंपल यूज क्या है, खाना बनाने में काम आता है, कुक फूड, फूड को बनाने में काम आता है, ये तो सबको पता होगा। इंडस्ट्री में काम आता है, इंडस्ट्री जो बड़े बड़े फैक्ट्री ऑपरेट होते हैं सब कोल से ही ऑपरेट होता है। कोई भी मशीन चलता है फैक्ट्री में, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में, तो इंडस्ट्री कोल से ही ऑपरेट होता है। फिर उसके बाद जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, थर्मल पावर प्लांट, उसमें यूज होता है, और भी बहुत सारा जगह यूज होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये रेलवे इंजन में भी पहले यूज होता था, रेलवे इंजन्स में यूज होता था, रेलवे इंजन्स में यूज होता था टू प्रोड्यूस स्टीम, जो स्टीम इंजन चलता है, जेम्स वाट डिस्कवरी किए थे, यह सब तो पता होगा आपको अभी तक। ठीक है, रेलवे इंजन में यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, टू प्रोड्यूस स्टीम। लिख लीजिए, ये अभी लिख दो, क्या, टू प्रोड्यूस स्टीम, भाप निकालने के लिए, टू प्रोड्यूस स्टीम, टू रन्स द इंजन, और उसके बाद इंजन रन करता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। कर लिया इतना नोट डाउन? फिर अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोल। कोल का कितना टाइप्स होता है? कोल का मेनली 4 टाइप होता है। कर लिए, पीट लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट। रब कर दूं?
कर लिए थे नोट? नहीं किए थे तो बैक जाकर कर लीजिए। चलिए अब हेडिंग लगाएंगे आप टाइप्स ऑफ कोल। टाइप्स ऑफ कोल। कोल कितने टाइप के होते हैं? सबसे फर्स्ट टाइप है पीट। पीट कोल कैसा होता है? पीट तो ये जब डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का, तो जो पहला स्टेज होता है कोल का उसको हम बोलते हैं पीट। तो पीट क्या होता है? फर्स्ट स्टेज इन डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। पीट क्या होता है? फर्स्ट स्टेज इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जब वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज हो रहा होता है तो जो पहला स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं पीट। पीट के अंदर में 50 to 60% कार्बन प्रेजेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पीट होता है उसके अंदर में 50 to 60% कार्बन का परसेंटेज होता है और ये सबसे पहले बनता है। जब वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज हो रहा होता है तो जो सबसे पहले बनता है कोल में वो है पीट। सबसे फर्स्ट में बनता है, फर्स्ट स्टेज है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर का। इसमें 50 to 60% कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां पर लिखते जाइए। ऊपर में लिख लीजिए पीट में 50 to 60% कार्बन प्रेजेंट है। बस आपको वही याद रखना है और पहला स्टेज है। फिर आता है सेकेंड स्टेज जिसको हम बोलते हैं लिग्नाइट। क्या बोलते हैं? लिग्नाइट। ये जो लिग्नाइट होता है ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, बट मोर कॉम्पैक्ट देन पीट। बट मोर कॉम्पैक्ट देन पीट। पीट जो होता है उससे ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट मतलब सिकुड़ा हुआ, ज़्यादा इससे मजबूत होता है, इतना समझिए। ऐसे पीट से ज़्यादा मजबूत कौन होता है? लिग्नाइट। कॉम्पैक्ट मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग समझिए। ठीक है, और ये सॉफ्ट होता, मुलायम होता है। इसमें 60 to 70% कार्बन प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है? 60 to 70% कार्बन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर लिखिए लिग्नाइट में 60 to 70% कार्बन प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं। जब लिग्नाइट को हम लोग एयर में छोड़ देते हैं, जब हम लोग इसको एयर में एक्सपोज कर देते हैं देन वो टूट जाता है। जब लिग्नाइट को आप एयर में छोड़ दोगे देन वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट मतलब ब्रेक हो जाना, टूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा एयर में अगर आप छोड़ दोगे तो। ठीक है, बस इतना चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़िएगा। ठीक है, इससे लेवल हाई नहीं होगा क्वेश्चन का। कर लिए इतना नोट? नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम लोग बात करते हैं बिट्यूमिनस कोल के बारे में। वो जो मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको ध्यान से पढ़िएगा, उसको लर्न कर लीजिएगा। फिर थर्ड नंबर आता है बिट्यूमिनस कोल। बिट्यूमिनस कोल, ये जो बिट्यूमिनस कोल होता है ये मोस्ट कॉमन कोल होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो कोल यूज किया जाता है बिट्यूमिनस होता है। इसमें 75 से लेकर लगभग 80-85% तक कार्बन होता है। 75 से 80% तक कार्बन होता है। तो बिट्यूमिनस में कितना परसेंट कार्बन होता है?
75 से लेकर 80% तक कार्बन होता है बिट्यूमिनस में। कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में। बिट्यूमिनस कोल ब्लैक कलर का होता है और ये हार्ड होता है, इसका हार्डनेस ज़्यादा होता है। सबसे कमज़ोर क्या है? पीट, फिर क्या है? लिग्नाइट, फिर क्या है? बिट्यूमिनस। ठीक हो गया? ठीक है। इसका 3 वैरायटी का ये आता है, इसका ना 3 वैरायटी होता है। एक होता है लो क्वालिटी का होता है, एक होता है मीडियम क्वालिटी का और एक होता है हाई क्वालिटी का। जब आप कोल खरीदने जाओगे तो वो आपसे पूछेगा किस क्वालिटी का चाहिए, लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी या हाई क्वालिटी का। तो यही 3 क्वालिटी है उसका। फिर जो लास्ट आता है वो आता है एंथ्रासाइट कोल। लास्ट क्या आता है? एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट ये जो होता है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है। कोल का बेस्ट फॉर्म होता है, बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। जो कोयला का सबसे बेस्ट फॉर्म होता है वो क्या है? एंथ्रासाइट। इसमें लगभग 90 to 95% कार्बन प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है? लिख लीजिए यहां पर। एंथ्रासाइट में 90 to 95% तक कार्बन प्रेजेंट होता है एंथ्रासाइट में। ठीक है। ये कैसा होता है? हार्ड होता है, डेंस होता है, डेंस मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ब्लैक कलर का होता है, etc। यही सब इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कर लिए? हाँ, तो यहीं पर आपका ये लेक्चर समाप्त होता है और कोल टॉपिक के ऊपर एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत एक अच्छा सा टॉपिक है, थोड़ा टफ है। कोल को हम लोग कैसे फिल्टर करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक है। कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे ओलंपियाड में एक क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।